इस लेक्चर के अंदर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन आए हैं उनके साथ डील करेंगे। और हम स्टार्टिंग करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन के साथ, जो कि है अर्थ समिट, जिसे कि बोला जाता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, UNCEDB से बोला जाता है। UNCED से यहाँ पे क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। हिस्टोरिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट रही। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुए एनवायरनमेंट की तरफ अप्रोच को लेके, और काफ़ी 3 इम्पॉर्टेंट इसके अंदर से कन्वेंशंस निकल के आए जो आज भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। वो जो 3 कन्वेंशंस रहे वो रहे, एक तो UNCBD, ये होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए एक्चुअली में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। एंड फाइनली जो आपका आता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज से डील करता है, ये UNCCD है जो आपका डिजर्टिफिकेशन से डील करता है, और जो UNCBD है वो आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ डील करता है। और ये तीनों जो कन्वेंशन है एक्चुअली में ये रियो समिट से निकले हैं। काफ़ी बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इन चीज़ों के अंदर कि कन्वेंशन कहाँ से निकले हैं, कहाँ से नहीं निकले हैं। तो जो एक हिस्टोरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट 1992 के अंदर जो समिट हुई है, रियो समिट जिसे बोल देते हैं या फिर अर्थ समिट जिसे बोल देते हैं, जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट थी, वहाँ से ये 3 कन्वेंशन स्टार्ट हुए हैं, जिसमें UNCBD, UNCCC एंड UNFCCC आते हैं। इसमें UNFCCC हमें पता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है। सबसे ज़्यादा अभी यदि कोई डिबेट्स के अंदर कोई टॉपिक है तो UNFCCC है। क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी ड्रास्टिकली, काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और हमें इसे रोकना है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और इस लेक्चर में हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि पूरा अप्रोच इस तरह से लेके चले कि जितने भी कन्वेंशंस है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे इस लेक्चर के अंदर हम खत्म कर दें पूरा। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं UNCBD से। एक्चुअली मैं बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट UNFCCC रहेगा, फिर भी हम डील करेंगे हर किसी के साथ, हर किसी कन्वेंशन के साथ। और इन्वायरमेंट को कंसर्न जो भी कन्वेंशन है, इन्वायरमेंट से कंसर्न जो भी कन्वेंशन है, उन सभी को हम यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं UNCBD से, जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ओके, तो ये है UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में। ओके, तो ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये सिंस 1993 से स्टार्ट हुई है। हमको इसका ईयर भी याद रखना है, इसकी कॉप जो होती है उनके बारे में भी थोड़ा देखना है, और इसकी क्या इनके एम्स रहे और कितना हम अचीव कर चुके हैं, इन सब चीज़ों के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे एक्चुअली में इस कन्वेंशन के, वो मेन ऑब्जेक्टिव इस कन्वेंशन के थे, पहला तो जो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसका कंजर्वेशन करना प्राइम फोकस, प्राइम इंपॉर्टेंट था ये। दूसरा, सस्टेनेबल यूज करना है कंपोनेंट्स का और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जितने भी कंपोनेंट आते हैं उनके सस्टेनेबल यूज करना है, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमें यूज तो करना होगा, लेकिन यदि उसका यूज हम सस्टेनेबल तौर पर करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू कि हम ड्रास्टिकली एक्सप्लॉइट करें उसको, उसकी तुलना में हम सस्टेनेबल तौर पे उसको यूटिलाइज करें। एंड देन फाइनल इसका इंटेंशन, जो इसका एम था, वो था फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। जो भी बेनिफिट्स आप ले रहे हो जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज के थ्रू जो भी बेनिफिट्स आप अचीव कर रहे हो उसका फेयर शेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डेवलप्ड कंट्री है तो वो ज़्यादा उसको यूटिलाइजेशन कर रही है, और कोई अफ्रीकन कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या वैसी कंट्रीज जो कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो उसकी वजह से डिसएडवांटेज में जा रही है, वो इतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब इक्विटेबल एंड फेयर शेयर होना चाहिए। तो ये इसका क्या था, UNCBD के एक्चुअली में पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इसकी कि इसकी जो पार्टीज हैं, ठीक है, अब ये सभी के UNCBD के लिए भी, एंड तीनों जो हैं आपके UNCBD, ओके, UNCCD एंड UNFCCC, सबके लिए कॉप होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। तो सभी के लिए वो रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि UNCBD से रिलेटेड कौन कौन से प्रोटोकॉल आए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ये UNCBD के परव्यू के अंदर आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल। दूसरे नंबर पे नगोया प्रोटोकॉल। ओके, एंड थर्ड HE टारगेट्स। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपकी
यूएनसीबीडी में आती हैं, आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज़ की बात करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टेजिना को कब अडॉप्ट किया गया, तो 2000 के आसपास 2000 में ही इसको अडॉप्ट किया गया और ये फोर्स में आया है 11 सितंबर 2003 को। प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क, ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है, ये जो हमारी अभी बायोटेक्नोलॉजी है वो, तो उससे जो थ्रेट्स हो सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल आया है। तो इसके जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल के, वो यही याद रखने हैं आपको कि एक प्रोटोकॉल है, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, जो LMO है। LMO मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक्चुअल में प्रोटेक्ट करना ही यहाँ का इस कार्टेजिना प्रोटोकॉल का इंटेंशन है। तो आपको याद रखना है कि LMO सीधा लिंक हो गया है कीवर्ड के तौर पे, LMO लिंक हो गया है कार्टेजिना प्रोटोकॉल के साथ। ओके अब हम बात करते हैं नगोया प्रोटोकॉल की। तो जैसा कि हमने देखा भी था कि इसका एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था फेयर शेयर इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज के थ्रू जो भी बेनिफिट्स निकल रहे हैं उसकी। तो यहाँ पे बताया गया है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स राइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। तो यह नगोया प्रोटोकॉल की जब बात आएगी तो हमको ध्यान रखना है कि जेनेटिक रिसोर्सेज से के यूटिलाइजेशन से जो भी हमें मिल रहा है एक्चुअली में उसका इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग हो, ये नगोया प्रोटोकॉल इसको इंश्योर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया है नगोया के अंदर। और ये नगोया जो है जापान के अंदर है। COP10 जो हुआ था एक्चुअली में, COP10 ऑफ UNCBD, तो आप देख सकते हैं 2010 के अंदर यदि COP10 हुआ है, ठीक है, UNCBD का, तो इससे कुछ निकल के आता है प्रोविजन, वो ये निकल के आता है एक्चुअली में कि मे बी ये 2 साल में एक बार होता है। ओके तो COP10 के अंदर आपका निकल के आया है और 2014 के अंदर से ये एंटर्ड हुआ है, ठीक है, फाउस के अंदर आया है, एंटर्ड हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कार्टेजिना के बारे में और नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो नगोया कार्टेजिना आपका LMO से लिंक हो गया सीधा, यदि मैं समराइज करना चाहूँ, कार्टेजिना आपका सीधा LMO से लिंक हो गया, ये आपका लिंक हो गया है LMO से। और यदि मैं बात करना चाहूँगी नगोया की, तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए रिसोर्सेज की। जेनेटिकली जो रिसोर्सेज जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह के थ्रू जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनके फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। ये नगोया प्रोटोकॉल है, ये आया है 2014 के अंदर इन्फोर्स के अंदर, और कार्टेजिना काफ़ी पहले आ चुका था इससे 2003 के अंदर, 11 साल पहले। अब हम यदि एच टारगेट्स की बातें करते हैं तो कुछ नहीं, एच टारगेट से एक टारगेट्स दिए गए थे 2011 से 2020 के लिए। इसमें कुल मिला के कि कुछ 20 एम्बिशियस टारगेट्स थे, ठीक है, अचीव करने थे वो टारगेट्स कलेक्टिवली नॉन एज द एच टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये अभी हमें बस यही ध्यान रखना है कि कभी कोई आ जाता है वर्ड, तो ये एच टारगेट्स किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से लिंक है ये, ठीक है। कुछ मतलब टाइम पीरियड इनका था 2011 टू 2020 और इसमें कुछ टारगेट दिए गए, तो टारगेट्स को अचीव करना एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करने के लिए ये इसमें इंश्योर करने की बात कही गई थी, अचीव करने की बात कही गई थी। तो हमने देख लिया है कि UNCBD जो है ना, इससे रिलेटेड एक्चुअली में जो प्रोटोकॉल्स है उनकी यदि हम बात करते हैं तो 2 प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल 2 है, कार्टेजिना एंड एक है नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना आपका LMO से लिंक है, लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म्स है उनसे लिंक है, और जो नगोया प्रोटोकॉल है आपका वो एक्चुअली में आपका लिंक हो जाता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, आपको जो भी अचीव हो रहा है। एच टारगेट्स कुछ टारगेट्स है बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करने के लिए, इनकी टाइमिंग थी 2011 से 2020 के लिए, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो क्या किया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अपना खुद का 2002 के अंदर पास कर दिया है इन प्रोविजंस को अपर हैंड पे लेने के लिए, ठीक है, और CBD के जो प्रोविजंस है उनको अपर हैंड पे लेने के लिए। तो ये UNCBD के बारे में था कुछ। उसके बाद हम दूसरे कन्वेंशन जो कि सब कुछ समिट से ही निकला है, आज समिट जो हुई है, आज समिट 1992 को, जिसको रियो समिट भी बोलते हैं, जैसे UNCED भी बोलते हैं एक्चुअली में, यहीं से सब कुछ निकले हैं तीनों कन्वेंशन। उसमें सेकंड जो कन्वेंशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये है UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ओके तो इसमें हमें कॉम्बैट करना है डिजर्टिफिकेशन के साथ, तो इसके लिए आया है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1994, तो क्योंकि निकले तो ये सब कुछ वहीं से हैं, लेकिन 1993 में आपका एक्चुअली में CBD आ गया, 1993 के अंदर आपका UNCBD आ गया है एक्चुअली में। और यदि मैं बात करूं UNCCD की, तो ये जो है 1994 में इसके लिए बात हुई है, ठीक है।
एंड इसमें था, ये भी लीगली था, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए था ये। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रही उसकी हम बातें कर लेते हैं। तो पहले बॉर्न चैलेंज है जो इससे लिंक है, टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द वर्ल्ड्स डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड इनटू द रिस्टोरेशन बाय 2020। तो इसका जो मेजर टारगेट रहा वो रहा कि 2020 तक 150 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड को आपको रिस्टोर करना है, जो कि डिग्रेड है या फिर डिफॉरेस्टेड है, तो उसका फॉरेस्ट, उसमें फॉरेस्ट वगैरह लगाना है आपको, उसको रिस्टोर करना है। 2030 तक जो था वो 350 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट था। तो बॉर्न चैलेंज किससे लिंक है ये आपको याद रखना है कीवर्ड्स के तौर पे, यूएनसीसीडी से। अब आता है ग्रेट ग्रीन वॉल की बात। यार इसमें इनिशिएटिव बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF क्या है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे अभी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का जो है इनिशिएटिव है, वेयर 11 कंट्रीज जो हैं, जो साहिल रीजन की, अफ्रीका का एक साहिल रीजन चलता है, अफ्रीका कंटिनेंट की जब बात की जाती है तो वहाँ पे जब अफ्रीका कंटिनेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो साहिल रीजन होगा, ठीक है, इसके अंदर कुल मिला के हैव फोकस एफर्ट टू अगेंस्ट द डिग्रेडेशन एंड, तो मतलब ये अफ्रीका से लिंक है, लैंडस्केप से रिलेटेड है, साहिल रीजन से रिलेटेड है, अफ्रीका के अंदर ये रीजन आता है। और यहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की बात चल रही है और उसमें फंडिंग वगैरह, उससे जो लिंक ऑर्गेनाइजेशन है वो GEF हो जाता है आपका, ग्लोबल जो आपका एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब यदि यूएनसीसीडी के लिए हम देखें कि स्टेप्स इंडिया ने क्या लिए, तो इंडिया ने जो यूएनसीसीडी के लिए स्टेप्स लिए, वर्किंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर हमारा टारगेट था। 2030 तक हमारा टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना, डिग्रेडेड लैंड को। ठीक है, और इसके साथ जब हम इस डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे तो आपको अभी पेरिस क्लाइमेट के अंदर भी हमने एक टारगेट अपना, हमने UNFCCC के अंदर भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं एक्चुअली में, जिन्हें कि हम इंडिया की कमिटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कार्बन सिंक की हमारी कुछ कमिटमेंट्स है कि हम 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन का कार्बन जो डाइऑक्साइड का इक्विवेलेंट है, इसको भी मैं थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैं अभी थोड़ा और डिकॉड कर दूंगा आपके लिए। तो ये हमारे NDC के अंदर आता है एक्चुअली में, जो कि हमने पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट जो है 2050, उसके अंदर अपने कुछ NDC लिए है। उस NDC में वन जो हमारा NDC है वो है कि हमें 2 बिलियन से 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन जो टन्स कार्बन इक्विवेलेंट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को रिस्टोर करना है। ये रिस्टोरेशन कैसे होता है, तो एक्चुअली में इतना रिस्टोरेशन तभी होता है जबकि कैप्चरिंग होगी, कार्बन कैप्चरिंग। जो कार्बन कैप्चरिंग पॉसिबल है केवल फॉरेस्टेशन के थ्रू, फॉरेस्ट वगैरह लगा के आप, या फिर कोई और भी मेथड्स हो सकते हैं, एयर वगैरह से आप डायरेक्ट कार्बन कैप्चरिंग कर पाए तो हमारा टारगेट है कि 2.5 टू 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको हमको कैप्चर करना है, इसको हमको एक्चुअली में तो ये इसको सिंक करना है इसको हमको। तो ये जो टारगेट है हमारा, इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल, 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे तो फॉरेस्टेशन वगैरह करेंगे, तो इनडायरेक्टली जो हमारा INDC है, जो हमारा NDC है, उसको अचीव करने में भी ये चीज़ हमारी हेल्प करेगी। तो ये था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, रिस्टोरेशन करने के लिए जो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है, उसमें वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो सकती है इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करें तो पहला तो IWMP चल रहा है हमारा, जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रही है, तो ये भी एक पर्पज अपना फुलफिल करती है, डिग्रेडेशन लैंड को कम करने का, रिस्टोरेशन करने का, UNCCD की कमिटमेंट्स को कंप्लीट करने के अंदर ये हमारे हेल्प करती है। दूसरा नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम है, NAP है हमारा। ठीक है, ये भी नो डाउट इसको हेल्प कर रहा है। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिम, ओके, तो ये भी फुलफिल कर रहा है पर्पज। महात्मा गांधी जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी फुलफिल कर रही है। इसी पर्टिकुलर UNCCD की तरफ हमारे जो कमिटमेंट्स होंगे उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम्स भी काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रही है। एंड फाइनल सॉइल हेल्थ एंड कार्ड स्कीम, जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी काफ़ी हद तक ये UNCCD के टारगेट्स को इंडिया अचीव करने में हेल्प कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये हमारा तो ये हमारा UNCCD कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद फर्दर हम अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, प्राइम इम्पोर्टेंट जो है, UNFCCC, जितने भी कन्वेंशन वहाँ से निकले रियो वाली समिट से 1992 में, जो UNCBD, UNCCD एंड UNFCCC निकल के आए, सबसे महत्वपूर्ण जो कन्वेंशन है वो हो जाता है UNFCCC। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है अभी हमें पता भी चल जाएगा, क्योंकि साफ हमको पता है कि क्लाइमेट काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर जिस रफ्तार से यदि बढ़ रहा है, यदि इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि टेम्परेचर 2, 3, 4 डिग्री ज़्यादा चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, एक टिपिंग पॉइंट आ सकता है। टिपिंग पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जिसके बाद यदि उससे चीज़ आगे चल जाती है तो चीज़ें रिवर्स पॉसिबल नहीं है, उसे टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली में मान लो कि 3 डिग्री
4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, एंड फाइनली फिर उसके बाद ऐसा होगा कि हम फर्दर फिर इस चीज़ को रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हमारे एफर्ट्स के थ्रू यदि हम फिर कुछ भी कर लें, हम कितना भी रजिस्ट्रेशन कर ले, कार्बन कैप्चरिंग कर ले, लेकिन इसको फर्दर हम वापस रिवर्ट नहीं कर पाएंगे और चीज़ें जो है आगे चलती चली जाएंगी। पानी ख़त्म होने लगेगा, पानी वेपोराइज होने लगेगा, फार्म्स सूखने लगेंगे, हीटिंग बढ़ने लगेगी, राइस वगैरह जो है वो जल्दी पकने लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेवल ख़त्म होने लगेगी, और कुल मिला के एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन सकता है जो कि ह्यूमन रेस के लिए या फिर अभी जो जितने भी क्रिएचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिएचर्स के लिए लिवेबल ना रहे। तो इरिवर्सिबल हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम पूरी तरह से उस हैबिटेट को लॉस्ट कर सकते हैं जो कि हमें मिला हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है UNFCCC और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना, और काफ़ी ज़्यादा लाइक ग्रेटा थनबर्ग वगैरह जितने भी कैंपेन्स चल रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए चल रहे हैं कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को वो हैबिटेट प्रोवाइड करके जाएं कि वो लोग सस्टेनेबली रह सकें यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए जितना भी हम कर सकते हैं वो UNFCCC के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो पहली बात तो ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है। ओके, अडोप्टेड एंड ओपन की गई है सिग्नेचर 1992 UNCCD के अंदर, और ये फोर्स के अंदर आई है 1994 के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव देख लो आप, स्टेबलाइज GHG टू प्रिवेंट एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। मानव जनित, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मानव जनित जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और GHG इमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हो रहा है, जिससे कि आपकी हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और गर्मी तेज़ी से आ रही है अर्थ के अंदर, उन सभी चीज़ों को स्टेबलाइज करना, रोकना, प्रिवेंट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, सेट्स लिमिट ऑन GHG इमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज, नॉन बाइंडिंग लीगली नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। पहले ये अभी स्टार्टिंग में जब ये आया है खुद कन्वेंशन, इसके आगे अंदर चीज़ें आएंगी लाइक पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ों की बात हम करेंगे। खुद ये कन्वेंशन है वो नॉन बाइंडिंग है लीगली, और नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इसकी कोई इन्फोर्समेंट की मैकेनिज्म भी नहीं है। बट फ्रेमवर्क आउटलाइन हाउ स्पेसिफिक ट्रीटीज, लेकिन बताता है फ्रेमवर्क की किस तरह से स्पेसिफिक ट्रीटीज की जाती है जा सकती है, जिसके बिहाफ पे इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए। पार्टीज है ना, एक ऑब्जेक्टिव के साथ आ सकती है, उसको बाइंडिंग बना सकती है, उसी के बारे में हम देखेंगे आगे। तो ट्रीटीज कैन बी लीगली एनफोर्सेबल बाइंडिंग कॉल्ड प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स। तो वो ट्रीटीज जो कि लीगली बाइंडिंग होती हैं उनको जनरली हम प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट्स बोल देते हैं। तो कॉप इनका हर साल होता है। जो कॉप है UNCCD का कॉप, UNFCCC का कॉप हर साल होता है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो बॉन जर्मनी के अंदर है, और रेटिफायर्स जो हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के 197 कंट्रीज हैं। अब इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट एक दो आर्टिकल्स आते हैं। पहले तो आर्टिकल आता है आर्टिकल 3 सब पार्ट 1। तो इसमें 3 पार्ट 1, तो इसमें जो 3 पार्ट 1 आता है वो आता है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ये वर्ड जो CBDR है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है ये हम देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जनरली हम यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका वगैरह की बातें करते हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पहले नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन करते हुए अपने आप को डेवलप्ड कर दिया। हिस्टोरिकली यदि मीटर्स की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर वही कंट्री रही हैं जो डेवलप्ड कंट्री है। उन्होंने अर्थ का एक्सप्लोइटेशन करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन करते हुए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में GHG का इमिशन करते हुए और अपने आप को डेवलप्ड किया है। बट आज जो कंट्रीज है और इतना अच्छा उनका डेवलपमेंट हो चुका है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल फॉर्मेशन, वेल्थ फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज क्वाइट गुड। ओके, सब कुछ काफ़ी अच्छा है वहाँ पे और सब कुछ काफ़ी फाइन है। और वहाँ पे आपको काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में हर घर में काफ़ी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत आपको ऊपर मिल जाएगा। हर किसी के पास कार, अच्छा हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो अभी ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है, उन कंट्रीज ने हिस्टोरिकली इमिशन नहीं किया है क्योंकि वो तो कॉलोनाइज रही या फिर वो तो गुलाम रही, तो वो अपना हिस्टोरिकली इमिशन वो इतना कर नहीं पाई हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि इसमें जिस मैकेनिज्म को हम फॉलो करेंगे, जिससे कि काफ़ी खफाफी रहती है यूरोपियन कंट्रीज की, हम क्यों पे करें ज़्यादा, वो होता है कॉमन अल्टीमेट गोल। तो फिक्स है हमारा, क्या अल्टीमेट एम है कि UNFCCC के थ्रू हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको हमको स्टॉप करना है, रोकना है। ये तो हमारा अल्टीमेट एम है। बट एक्चुअली में लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अलग होगी। मतलब कि जो टारगेट्स होंगे जो अचीव करने होंगे, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा अचीव करने होंगे, उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, उनकी फंडिंग ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग फेज के अंदर है। तो इसे बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कहाँ से निकल के आई है? क्योंकि हिस्टोरिकल लिमिटर्स जो रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज जनरली रहे हैं। ओके, तो यहाँ से निकला है। एक इसका आर्टिकल जो 4 का जो पार्ट 7 है वो बताता है एक्सटेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट्स बाय डेवलपिंग कंट्रीज विल डिपेंड अपॉन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बात बताइए कि अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, एक्चुअली में अंडर डेवलप्ड को तो आप छोड़ दो, पहले हमारे टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ है। और डेवलपिंग कंट्रीज कैसे परफॉर्म करेंगी डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज किस तरह से परफॉर्म करेंगी। ये पूरी तरह से इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि डेवलप्ड कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर रही है, और क्या ट्रांसफ़र कर रही हैं वो टेक्नोलॉजी को, जो कि देखा जा रहा है कि बहुत ही कम है। ना तो कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ना ही कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो क्लाइमेट चेंज में पार्ट ले, तो कि ये जो कि ये काफ़ी ज़्यादा ये भी ठीक चीज़ नहीं चल रही है। ओके, अब हम इसके इम्पोर्टेंट कॉप की बात कर लेते हैं। तो पहला जो कॉप था 1995 में हुआ है जर्मनी के अंदर। सेकंड जेनेवा स्विट्जरलैंड 1996, क्योंकि ये क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे कॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड नंबर का जो कॉप हुआ है वो क्योटो में हुआ है, और इसे क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल है जिसकी हम बात करेंगे। जापान में है क्योटो करके जो जगह है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 के अंदर कॉप 3 के अंदर निकल के आया। अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या बातें की गई, यदि इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2 टाइप की दो चीज़ें रखी गई। तो एनेक्स 1 के अंदर तो 6 GHG गैसें रखी गई हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, याद भी रखना है इसको बिकॉज क्योंकि ये आ सकता है, तो इस वजह से कि GHG जो गैसें क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स 1 के अंदर रखी गई हैं वो कौन कौन सी है। तो उसमें CO2 को रखा गया, मीथेन को रखा गया, नाइट्रस ऑक्साइड को रखा गया, सल्फर हेक्साऑक्साइड को रखा गया है, परफ्लोरोकार्बन्स को रखा गया है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रखा गया है। तो ये जो 6 गैसें हैं इनको इसके अंदर रखा गया है, और अभी इससे हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम इन 6 गैसें के ऊपर हमको फोकस करना है। अब यह जो आपका मॉन्ट्रियल जो एक उससे पहले प्रोटोकॉल जो था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था, वो ओजोन लेयर की ट्रीटी है एक्चुअली में। जो HFCs हैं वो बेसिकली ओजोन को डिप्लीट करने का काम करते हैं। ओके, अभी हम इसको और देखते हैं, सॉरी अभी मैं इसको फर्दर इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो जो ये ओजोन से रिलेटेड था प्रोटोकॉल फेज आउट CFC एंड SCFCs। ओके, तो जनरली क्या था कि एक्चुअली में कि आपका HFCs जो होते हैं उसकी इनमें HFC और SCFC एंड CFCs के अंदर किसी का GHG ज़्यादा होता है और किसी का ओजोन डिप्लीट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसको भी हम डिकोड आगे कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे CFC को और SCFCs को HFC से रिप्लेस कर दिया गया। स्टार्टिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुआ करते थे और SCFCs हुआ करते थे, जिसको कि हम रेफ्रिजरेटर वगैरह में काम में लिया करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ओके, ओजोन डिप्लीशन इससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इनको फेज आउट करके आपने HFCs को आप लेके आए, लेकिन बाद में पता चला कि HFC का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फिर इसको भी रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट आ गई, क्योंकि जो आपका HFC है वो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो SCFC या CFC की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एक्चुअली में ओजोन डिप्लीट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो C है, फिर HFCs जो हैं वो ओजोन डिप्लीट में इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपने आप में हार्मफुल हो जाते हैं, तो इनको भी रिजॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमने रेफ्रिजरेटर, एरोसोल्स एंड ये सब के लिए इनका यूज में लिया है। अब हम देख लेते हैं कि वार्मिंग पोटेंशियल को इन रेफरेंस ऑफ CO2 हम देखने की कोशिश करें तो किसका कितना वार्मिंग पोटेंशियल है। ये 6 जो चीज़ें हैं इनका वार्मिंग पोटेंशियल देख लेते हैं। यदि CO2 के वार्मिंग पोटेंशियल को हम 1 मान के चले तो CH4 का 21 है वार्मिंग पोटेंशियल। ओके, N2O का 320 है, CO2 का 320 टाइम्स, HFCs का 100 से 1300 के आसपास है, PFC का 5000 से 10,000 के आसपास है, और SF6 का है 23K। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली में कि जो PFCs हैं और जो कि जिसे कि हम परफ्लोरोकार्बन्स बोल रहे हैं या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, या फिर हम जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं, तो इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल है इनका ग्लोबल गैस क्रिएट करने का। लाइक अभी हेक्साफ्लोराइड तो अभी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में इस वजह से भी है जनरली, कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम अभी सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर हम सोलर फार्मिंग करके स्विचिंग करते हैं उस पर्टिकुलर सोलर फार्म से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको मेन स्ट्रीम में डालने के लिए। तो जो स्विच लगाया जाता है उसमें आइसोलेटर के तौर पे SF6 को डाला जाता है, और आइसोलेटर के तौर पे SF6 जो उसके अंदर डाली जाती है, और उसका ग्लोबल जो गर्म करने वाला पोटेंशियल जो है, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से SF6 जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है, और ये इसका रिप्लेसमेंट कुछ मिल सके तो उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। ओके, तो इसका हमने देख लिया कि कितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू CO2 के। जितनी भी जो 6 गैसें हैं उनका कितना पोटेंशियल है उसको हमने देख लिया है एज़ कम्पेयर टू इक्विवेलेंट टू CO2 के कंपेरिजन में। अब हम क्योटो प्रोटोकॉल को फर्दर और डील करते हैं। 1997 के अंदर आया क्योटो प्रोटोकॉल। बेसिकली क्या किस चीज़ से डील करने की कोशिश कर रहा है, जो GHG है
उनको कम करना है कुल मिला के ग्रीन हाउस गैस। इसमें 6 गैसों के साथ इन्होंने डील किया, जो पहली आती है CO2, फिर CH4, फिर N2, फिर HFC, और ये आपको याद रखना है बेसिकली। अब इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ और फर्दर हम बातें करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन मार्केट को भी एस्टेब्लिश किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। इसमें ETS सिस्टम एंड CDM सिस्टम चलाए गए थे। ETS होता है बेसिकली इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम स्कीम लेके आए थे, और फिर एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी आई थी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल, कभी ये 2 वर्ड आ जाते हैं ETS एंड CDM, किससे लिंक है, किस प्रोटोकॉल से लिंक है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल से लिंक है। अब एक्चुअली में 1997 के अंदर ये प्रोटोकॉल आ गया, लेकिन आप देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की कितनी ज़्यादा मतलब कि अनविलिंगनेस रही है कि इसको लाने के अंदर, इसको फोर्स में लाने के अंदर इतना टाइम लग गया है, जबकि कितनी तेज़ी से ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। 2005 के अंदर ये फोर्स के अंदर आया, तो अपने आप में ये ग्लोबल कम्युनिटी की एक नेगेटिव इमेज यहाँ से निकलती है इन चीज़ों को लेके कि वो कितना ज़्यादा पिछले वाले समय में रिलेक्टेंट थे इन सब चीज़ों को लेके। बाद में हम देखते हैं लीगली बाइंडिंग है सॉरी, और UNFCCC के ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करता ही है, क्योंकि UNFCCC तो हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव बेजरली जो GHG है उनको कम करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो UNFCCC के इंटेंशन को ये कंप्लीट करता है, इसी वजह से COP3 के अंदर ये आया भी है, ओके। रिड्यूसिंग GHG और बेस्ड ऑन CBDR कॉमन, बट जो डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी उसके ऊपर डिपेंड है, नो डाउट, कि हमको जो है जैसे लाइक डेवलपिंग कंट्रीज को फेज आउट करने का जो टाइम पीरियड मिलेगा, जैसे हमें यदि फेज आउट करने हैं हमारे यहाँ से HFC, तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा एज कम्पेयर टू अमेरिका वगैरह जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी तुलना में, ठीक है। अब 2 कमिटमेंट जो प्रोटोकॉल की रही है, पहली जो टाइमिंग रही, कमिटमेंट पीरियड जो रहा है प्रोटोकॉल का, क्योटो का, पहला तो रहा 2008 से 2012 के लिए, ठीक है, और दूसरा कमिटमेंट पीरियड था 2013 से 2020 के लिए, जो कि टोटल फेलियर रहा है, जो सेकंड नंबर का आपका जो कमिटमेंट पीरियड था वो टोटल फेलियर था। तो जो पहला आपका कमिटमेंट पीरियड रहा है उसमें क्या हुआ है कि इसमें केवल इतना था कि 1990s की जो लेवल है उससे 5% कम आपको रिड्यूस कर देना है आपका जो एक्चुअली में इमिशन जो हो रहा है। ये सिंपल सा इसका एक टारगेट था 2008 से का। इसके अंदर टारगेट थोड़ी बढ़ा के रखे गए थे, लेकिन एक्चुअली में इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। अगेन इतना ज़्यादा अनविलिंगनेस दिखाई गई, जबकि साफ साफ सामने दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, और एंथ्रोपोजेनिक जो रीजन्स है वो नो डाउट रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। स्टिल इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा। 2013 से 2020 तक इसको इम्प्लीमेंट करना था, नेग्लेक्ट कर दिया गया, और बाद में जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया एक्चुअली में ये हुआ था कि ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया बेसिकली, क्योंकि बाद में 144 to 190 कंट्रीज जो क्योटो प्रोटोकॉल में जो इन्होंने रेक्टिफाइड वगैरह करने में, चाइना इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया, USA ने रेक्टिफाई नहीं किया, तो हॉलिस्टिकली मतलब कि यूनिनिमिटी नहीं बन पाई और ये पूरी तरह से फेल हो गया, मतलब कि कमिटमेंट फुलफिल ही नहीं की गई है एक्चुअली में, ओके। अब जब फुलफिल ही नहीं की गई है, अब मैं यहाँ पे इस कमिटमेंट को, ओके, अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, बीच में हम 2 चीज़ों की बात कर लेते हैं। हम डील करते हुए आ रहे हैं, लाइक क्योटो प्रोटोकॉल हमने देख लिया, लेकिन बीच में हम कुछ जो फाइनेंशियल की जो फाइनेंस करने की जो मैकेनिज्म है कि ये सब प्रोजेक्ट जब चलेंगे, तो यदि मान लो किसी कंट्री को फाइनेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है या फिर इन इश्यूज़ को हैंडल करना है, तो उसके लिए कौन होगा। तो ये जो पहला लिखा हुआ है ये है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो कट रहा है इसके अंदर, तो GEF ये है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये फंड एक्चुअली में ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड या फैसिलिटी है, ये फंड है, ओके, जो भी है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे अब ये GEF जो है ये क्या है, क्यों आया, कैसे आया, किस तरीके का, कौन इसको कंट्रोल करता है, इसकी बात करते हैं। तो ये एक मतलब कि ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। इसका जो ओरिजिन है वो 1991 के अंदर हुआ है। 1992 जो समिट के अंदर उससे यहाँ पे इसको लिंक कर दिया गया। ओरिजिनली अंडर वर्ल्ड बैंक हुआ करता था 1991 के अंदर। बाद में क्या किया गया इसको कि 1992 की जो समिट हुई है उसमें इसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और फिर मूव आउट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड बिकम ए परमानेंट सेपरेट इंस्टीट्यूट। इसको 1992 में वर्ल्ड बैंक से बाहर इन लोगों ने निकाल दिया। फिर लेकिन दोबारा से 1994 में वर्ल्ड बैंक इज द ट्रस्टी ऑफ दिस GEF एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटेड। फिर दोबारा से परव्यू के अंदर वर्ल्ड बैंक इसको ला दिया गया है और अभी ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक इसका और इसको एडमिनिस्ट्रेट भी करता है। ये जो फंडिंग है लाइक GEF किस किस चीज़ की फंडिंग करता है तो मैं बता दूँ, CBD के लिए फंडिंग करता है, UNFCCC के लिए फंडिंग करता है, UNCCD के लिए फंडिंग करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ओके, स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए भी ये उसको भी हम पढ़ लेंगे। POP से रिलेटेड है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है हेल्थ वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी ये फंडिंग करता है। मिनामाटा जो मर्करी से रिलेटेड जो आपका कन्वेंशन है, मर्करी जो पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड कन्वेंशन में भी ये फंडिंग करता है। तो इन सबके लिए GEF फंडिंग करता है। 1991 में आया था, वर्ल्ड बैंक से पहले एसोसिएट था। 1992 में इसको रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया गया, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और बाद में इसमें 1994 के अंदर इसको वापस से एंटर करवा लिया गया वर्ल्ड बैंक के अंदर ही। और फंडिंग जिनकी करता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है एक्चुअली में।
तो इसी के साथ एक GCF और है, ठीक है, क्योंकि फंडिंग को देख लेते हैं हम थोड़ा। तो GCF की जब हम बातें करते हैं तो ये ना, ये किसके फ्रेमवर्क के अंदर आता है GCF? ये आता है जो UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर आता है, फॉर असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज बाई एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। 2010 में बना है, क्वेश्चन आ सकता है कभी कि 2010 में कभी भी पूछा जा सकता है फॉलोइंग द फॉलोइंग में। तो 1991 से ही चला आ रहा था GEF। और GCF जो आपका है, जिससे कि आप ग्रीन क्लाइमेट फंड बोल रहे हैं, जिसे कि आप ग्रीन क्लाइमेट फंड बोल रहे हैं, ये 2010 के अंदर बना है, आपको ध्यान रखना है। और क्या इसका किस तरह से इसके मतलब कि बना कैसे है, तो COP15 के अंदर जो कोपेनहेगन के अंदर हुई थी डेनमार्क 2009 में, फर्स्ट मेंशन ऑफ GCF कंसेप्ट, सबसे पहले GCF के कंसेप्ट को बताया गया। और COP16 किसकी कॉप की बात कर रहे हैं हम? UNFCCC की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। पहला जो इसका कॉप हुआ था 1995 में हुआ था, ओके। और तो आप देख सकते हैं ऐसे काउंट करते हुए आप आएंगे तो 2010 के अंदर नो डाउट 16 नंबर का कॉप होगा, ठीक है, जो ये दिखाया गया है वही सॉरी वही दिखाया गया है 2010 के अंदर 16 नंबर का कॉप हुआ है। तो ये कॉप 16 है आपका, और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कर दिया गया है। इसका भी जो ट्रस्टी है वो वर्ल्ड बैंक है, ये भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हेडक्वार्टर जो इसका है साउथ कोरिया के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वेगनेस है, क्लियरिटी नहीं है कुछ भी कि फंड आता कहाँ से, पैसे आ कैसे रहे हैं। सेपरेट फंडिंग फॉर, इसमें सेपरेट फंडिंग फॉर प्राइवेट कंपनीज की भी बात की गई है एक्चुअली में। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि जिसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज डील भी बोलते हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UNFCCC के लिए ही ये आया, इसी के परव्यू के अंदर ये आता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने के लिए एक्चुअली में ये पेरिस एग्रीमेंट लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया था, उसको इन लोगों ने रेक्टिफाई नहीं किया प्रॉपरली, और इसकी सेकंड कमिटमेंट को तो इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेलियर था, और एनवायरनमेंट काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा था। एंथ्रोपोजेनिक जो रीजन्स हैं, मानव जनित जो रीजन है, ठीक है, वो सारे रीजन्स जो थे, नो डाउट रीजन थे ये, है ना। और ये इस वजह से इसको लाया गया। COP21 काफ़ी प्राइम इंपॉर्टेंट लाइन में रहता है, हॉट न्यूज़ में रहता है। अभी बीच में हुआ भी था कि जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाल लिया था। अभी जब बाइडन आया तो दोबारा से इन्होंने अपने आप को इंक्लूड किया है। तो इस वजह से बीच में काफ़ी ज़्यादा ठंडे बस्ते में चली गई थी पूरी चीज़ें, जो पेरिस एग्रीमेंट था और पेरिस डील थी वो, और बहुत ही ज़्यादा एक काले बादल छा गए थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके। सॉरी, जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए काफ़ी काले बादल उसके ऊपर आ गए थे। अभी देखते हैं कि इसके बारे में। तो ये 2015 फ्रांस पेरिस से COP21 से निकला है। 2020 के बाद की सिनेरियो की बातें करता है, सेकंड कमिटमेंट के बाद की। एंड ओके, ये इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इसका एम क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एम है, ठीक है, कि आपको जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, इसका एम बिल्कुल सिंपल है पेरिस एग्रीमेंट का, कि आपको इस तरह से अपने आप को लेके चलना है सस्टेनेबल तौर पे, कि आप जो है टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन जब 17, 18, 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है, तो इससे पहले का प्री इंडस्ट्रियल एरा का जो टेम्परेचर है उससे आपका टेम्परेचर तो बढ़ चुका है, नो डाउट बढ़ेगा, वो तो बढ़ चुका है। बट आपको क्या करना है कि इस 21 सेंचुरी के अंदर 2100 तक, जैसा कि अभी 80 साल बचे हुए हैं, 80, 78 जितने भी बता दो आप, 79, उसके अंदर आपको इस तरह से चलना है एक्चुअली में सभी कंट्रीज को, कि प्री इंडस्ट्रियल एरा का क्लाइमेट केवल 2 डिग्री ही बढ़े, और आइडियल सिचुएशन 1.5 डिग्री ही बढ़े, और यदि सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री बढ़ जाए, ठीक है। एवरेज जो टेम्परेचर है, ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल एरा का, केवल पहली कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री ही बढ़े। फिर भी यदि थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो जाए तो 2 से ज़्यादा ना बढ़े, इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। इस तरीके से अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन वगैरह, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह, प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाने हैं, और इस तरीके से अपने कमिटमेंट्स वगैरह सब चीज़ें लेके आनी है, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं फॉर आपकी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी भी हम 1 डिग्री के आसपास तक तो बढ़ चुका है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरा का 1 डिग्री के आसपास अभी बढ़ चुका है। तो यदि हमें 1.5 पे पहुंचना है तो उसके लिए केवल 0.5 की विंडो बची है, और 2 के लिए 1 की विंडो बची है, ठीक है। 1 के आसपास बढ़ चुका है लगभग। तो इससे पता चलता है कि बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन है ही, और इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बहुत ही टाइटनिंग के साथ इन नॉर्म्स को फॉलो किए जाने की रिक्वायरमेंट है, नो डाउट, ठीक है। तो ये बात है इसके अंदर। तो यही इसमें लिखा हुआ है, आपको मैंने सिंपलेस्ट वर्ड में ऐसे बता दिया कि प्री इंडस्ट्रियल एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ उससे पहले जो टेम्परेचर हुआ करता था, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को आप एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए 21 सेंचुरी के अंदर जो आपकी पूरी सेंचुरी खत्म होगी, तो आपको कुछ ऐसी कोशिशें करनी है कि उससे केवल 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ के निकले, उतना ही निकले। और यदि ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है तो 2 डिग्री के अंदर अंदर रुक जाए, ठीक है। बट एक्चुअली मैं बता चुका हूँ कि 1 डिग्री पहले ही अभी बढ़ चुका है, रियलिटी में अभी बता रहा हूँ कि 1 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है, तो विंडो बहुत कम रह गई है एक्चुअली, ओके। तो
हो गया। इसके बाद है रिडक्शन इन द इमिशन विदाउट हर्टिंग फूड सिक्योरिटी। लेकिन इसका एम जो है, एम में ऐसा नहीं है, फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर रखना है। ऐसा नहीं आपकी आपने तो राइस का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, मीथेन का इमिशन आपको कम करना है तो ठीक है, तो राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया तो फूड स्कैर्सिटी आ जाएगी। फूड सिक्योरिटी को भी आपको सस्टेन रखना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब इसमें इसी के अंदर फिर INDC लिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, तो ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, नो डाउट हमारे इंडिया के भी हैं। हालांकि बाइंडिंग नहीं होती है, कंट्री खुद के वॉलंटरी खुद की इच्छाओं के साथ आती हैं, बताती कि मैं इस तरीके से इन चीज़ों के साथ इतना कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी, मतलब जो कंट्री है वो बोलती हैं आके कि ऐसा इतना कंट्रोल हम कर लेंगे। इनका जो रिविजन हुआ NDC का वो 2023 के अंदर होगा, अभी NDC चल रहे हैं, ठीक है। यदि इंडिया के NDCs की हम बात करते हैं, INDCs की हम इंडिया की बात करते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट INDC हैं। ओके, पहला है कि हमें इमिशन जो है उसकी इंटेंसिटी इट्स GDP/, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखो रिड्यूस, इसके अंदर बोला हो गया है कि रिड्यूस करना है, रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP by 33 to 35% by 2030 फ्रॉम द लेवल ऑफ 2005। तो इसमें आपने रेफरेंस पॉइंट 2005 मान लिया है और 2030 को आपने टारगेट माना है और बोला है कि हम तब तक अपनी GDP के अंदर जो इमिशन होता है, मतलब जब भी आप कुछ चीज़ बना रहे हो कर रहे हो तो इसमें इमिशन तो होता ही है, उसको हम 33 से 35% तक कम कर लेंगे 2030 तक विद रेफरेंस टू 2005। पहला टारगेट हमारा ये है। सेकंड टारगेट है हमारा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है वो 40% जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमको करना है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू करना है। इसी वजह से हम सोलर कमिटमेंट्स और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो नॉन फॉसिल फ्यूल जो शॉर्टेज है उनके थ्रू हमें 40% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि विद द हेल्प ऑफ TOT एंड लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है उसकी मदद से और इन सब चीज़ों के थ्रू। और फिर लास्ट जो हमारा, जो मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले भी आपको कि जब मैं बता रहा था क्योटो प्रोटोकॉल, नहीं सॉरी, UN जब CCC में बता रहा था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन डिजर्टिफिकेशन से फाइट करने के लिए जो था, उसके अंदर एक कमिटमेंट थी कि हमको 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है 2030 तक रिस्टोर करना है। तो मैंने बताया था कि इसका इनडायरेक्टली एक बेनिफिट ये भी होगा कि जब हम फॉरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, तो जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने जो कमिटमेंट अपनी दी है INDC के थ्रू, वो भी फुलफिल हो जाएगी इससे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो 2.5 ट्रिलियन टू 3 बिलियन 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट को हमको इसमें यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली में रिस्टोर करना है, को सिंक करना है कार्बन को, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट था अभी ये वाला पेरिस एग्रीमेंट, इसी से INDC निकले, इनकी हमने बात कर ली। अमेरिका का स्टेटस मैंने बताया, उन्होंने बीच में लीव कर दिया था। हालांकि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो लगातार अभी कैंपेन जैसे ग्रेटा थनबर्ग वगैरह भी कर रही हैं, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी सेंसिटिव रहती हैं इस चीज़ को लेकर, नो डाउट। फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स है वो भी बहुत टाइट है। फाइटोसैनिटरी मेजर्स का मतलब होता है कि जब हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट जो मटेरियल है उसके अंदर कितना केमिकल है क्या नहीं है, वो सारे मेजर्स वो बहुत टाइट रखते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल भी अडल्ट्रेशन, नॉट एट ऑल, वो अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और यूरोपियन कंट्रीज जो है, और ये आयरन ही है बट कि हिस्टोरिकली वो खुद तो काफ़ी बड़े एमिटर्स रहे, अपना डेवलपमेंट उन लोगों ने कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ पूरा एक्सप्लोइटेशन करते हुए सारे रिसोर्सेज का, और आज बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नो डाउट, ठीक है। तो ये थोड़ी आयरन ही है, अपने आप में एक विडंबना है, ठीक है। अभी लाइक जो यूरोपियन कंट्रीज़ के, उसके बाद जो एक चीज़ बता दूं मैं, अभी जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो लाइक जीन मॉडिफिकेशन जो है क्रॉप्स के अंदर काफ़ी हद तक अलाउ है अमेरिका वगैरह के अंदर, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये अलाउ नहीं है। इंडिया के अंदर भी अभी अलाउ नहीं है, कॉटन को छोड़ के फूड क्रॉप्स के अंदर अलाउ नहीं है। फूड क्रॉप्स में भी अमेरिका में अलाउ हो चुका है काफ़ी कुछ चीज़ों के अंदर, लाइक, ठीक है। और यूरोप के अंदर ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सेंसिटिव है इन सब चीज़ों को लेके भी वो, ठीक है। और हम इनडायरेक्टली, नो डाउट, कि GM में भी GM जो होते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है उसको हम यूज में ले रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं ऑयल का USA से, ठीक है। और ऑयल जो जिन सीड्स के थ्रू बनाया निकाला जा रहा है USA के अंदर, वो भी सब एक्चुअली में जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इनडायरेक्टली हम यूज भी ले रहे हैं। हम क्यों इतने सेंसिटिव हैं जेनेटिक, इसको कभी हम और डील कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन के थ्रू जो भी क्रॉप्स क्रिएट हो रही है उसके साथ हम क्यों इतने एप्रीहेंशन है हमारे अंदर, हम क्यों उसको, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कमेटी है, ठीक है, अप्रेजल का जो कमेटी है EAC, वो क्यों अप्रूवल नहीं दे रही है, क्योंकि हमें कुछ अभी इतना रिसर्च हम कर नहीं पाए हैं, अभी काफ़ी प्रॉपर रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, 10-15 साल चीज़ों को देखने की रिक्वायरमेंट है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद ही एक्चुअली में इस चीज़ को चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ ड्रास्टिक इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से हम रुक रहे हैं अभी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, REDD एंड REDD+, ठीक है। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा
लेकिन पेरिस क्लाइमेट अपने आप में काफ़ी जो पेरिस एग्रीमेंट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था अपने आप में, ठीक है। तो REDD कुछ नहीं है, इसकी फुल फॉर्म आप पहले बात तो देख लीजिए, रिड्यूसिंग द इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आपको करना है, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के थ्रू जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ओके, REDD रिड्यूसिंग, इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इसमें कुछ नहीं है, 2005 के अंदर ये भी UNFCCC के अंदर आता है, कभी ईयर पूछा जा सकता है 2005। और इन्हेंस करना है फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको इनहेंस किया जाए। इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट इन REDD नेगोशिएशंस, लेकिन इंडिया ने REDD के अंदर नेगोशिएशंस के अंदर पार्ट नहीं लिया, इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाद में एक REDD प्लस और आ गया है। जो REDD प्लस है वो एक्चुअली में फाइनेंशियली रिवॉर्ड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, नेशंस को, यदि वो मैनेज करती है सस्टेनेबली अपने फॉरेस्ट वगैरह को सबको। तो ये 2013 से रिलेटेड है, इंडोनेशियन 2007 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो और थोड़ा चीज़ों को बढ़ा के बोला गया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो फॉरेस्ट का, वो तो उसमें भी था। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट सी स्टॉक्स, ओके, कार्बन जो स्टॉक्स है, ठीक है, कंजर्वेशन किया जाए फॉरेस्ट की कार्बन स्टॉक्स का और उसको एनहेंस भी किया जाए। ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर और जोड़ी है। इंडिया फेवर करता है REDD प्लस को, लाइक हम अभी देख रहे हैं ना 2.5 प्लेनेट से 3 की बातें कर रहे थे, अभी रिस्टोरेशन सिंक करने की बात कर रहे थे, तो वो कार्बन को, तो वहाँ से फिर कार्बन स्टॉक जब सिंक हो रहा है तो हम इस चीज़ को थोड़ा फेवर करते हैं। तो ये REDD प्लस के बारे में था। तो जनरली हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी एक्चुअली में डील थी क्लाइमेट चेंज से इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कन्वेंशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को हमने कवर करने की कोशिश की है। और काफ़ी एक, मैं इसको बोलता हूँ कि एक ऐसा लेक्चर हो सकता है जिसके थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके साथ डील कर पाएंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और कन्वेंशंस और भी जो डायमेंशंस है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक 1972 से ही काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन POP के ऊपर, एंड मीनामाटा कन्वेंशन है, वो सारे जितने भी कन्वेंशन हैं, ठीक है, बेशल कन्वेंशन वगैरह, कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर में उनको भी सबको एक साथ समराइज कर देंगे। तो जितना भी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लाइमलाइट में जो एनवायरनमेंट के इश्यूज रहते हैं, क्लाइमेट चेंज वाला तो हमने काफ़ी हद तक देख लिया है, उसके साथ हम डील कर लेंगे पूरा, ठीक है। यदि आप लोगों को और एक्टिवली पार्ट लेना है, और PDF वगैरह को आपको इनको देखना है, जो PDF है इनको लेना है, तो आप, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप शेयर करूंगा, लिंक में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से आप ये जो PDF है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप यदि टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके और PDFs वगैरह को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था क्लाइमेट चेंज के बारे में। हमने यहाँ पे, मैं थोड़ा समराइज़ करना चाहूँ तो बोलना चाहूँगा कि हमने जो बात की है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो पूरा फोकस रखा वो रखा है रियो समिट के ऊपर। वहाँ से 3 जो कन्वेंशंस निकली हैं उन्हीं के साथ हमने पूरा डील किया है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं हैं ये पूरी, ठीक है। जो भी एडिशनल मैंने जो भी कन्वेंशंस बताए हैं वो भी उसी के सब पार्ट है। तो उसमें UNCBD था, UNCCD था, UNFCCC था। CBD जो था वो बायोडाइवर्सिटी से डील करता था, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए थे। CCD जो था वो डील करता था डेजर्टिफिकेशन से, उसके ऑब्जेक्टिव्स। और UNFCCC काफ़ी प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, उसको भी हमने डील कर लिया। UNFCCC के साथ जो इंपॉर्टेंट आपके कन्वेंशन से एक क्योटो रहा और एक पेरिस एग्रीमेंट रहा, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट के फेलियर को देखते हुए, सॉरी, क्योटो के फेलियर को देखते हुए पेरिस एग्रीमेंट के हम साथ आए। बॉन के, सॉरी, UNCCD के अंदर हमने बॉन कन्वेंशन देखा था, और एक अब ग्रीन वॉल जो बन रही है उसके बारे में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम चल रही है जो कि सपोर्ट करती है लैंड डिग्रेडेशन को कम करने में, वो हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद एक हम UNCPD जो था बायोडाइवर्सिटी वाला, उसके हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल देख लिया, जो कि LMO से लिंक है, ठीक है, LMO से लिंक है जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। और उसके बाद में हमने सेकंड नंबर पे जो देखा कार्टेजिना के बाद हमने एक, फाइनली हमारे H टारगेट्स थे, और कार्टेजिना और उसके बीच में हमारा जो प्रोटोकॉल था वो नगोया प्रोटोकॉल था, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल के अंदर इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज की बात की गई है। और फिर H टारगेट्स, कुछ टारगेट्स है डाइवर्सिटी को इंश्योर करने के लिए 2011 से 20 के बीच में वो लाए गए थे टारगेट्स। तो इस तरीके से हमने मैंने इसको थोड़ा समराइज कर दिया है। आगे भी ऐसे लेक्चर्स के साथ में हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।